नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सबका गौतम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज हम हिंदी के व्याकरण पढ़ेंगे और वो आज जो भाग है हिंदी व्याकरण का वो भाग फर्स्ट है। तो हम पहले व्याकरण की बेसिक जानकारी को पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है, अर्थात हमारे भाषा बोली या शिक्षा में व्याकरण की क्या अहम भूमिका होती है। तो हम पहले उसके बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि व्याकरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो जैसे लिखा है कि अर्थ और परिभाषा, कहा गया है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों की उत्पत्ति तथा रचना आदि के नियमों का ज्ञान होता है तथा भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ा, लिखा और बोला जाता है। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है कि व्याकरण वह विद्या है। देखिए, व्याकरण क्या है? वह विद्या है जिसके द्वारा भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों, तीन चीज, क्या क्या? भाषा के वाक्यों, शब्दों और अक्षरों की उत्पत्ति, क्या हुई है? उत्पत्ति तथा रचना आदि के नियमों का ज्ञान होता है। तो हम व्याकरण किस लिए पढ़ते हैं? व्याकरण हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें मुख्य रूप से भाषा के जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं एवं जो अक्षर हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और उनकी रचना किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हुई है और उनके नियम कौन कौन से हैं और वो नियम किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो इससे हम व्याकरण से सीखते हैं इन सब चीज़ों को। और कहा है कि तथा भाषा को शुद्ध रूप से क्या किया जाता है, जो हम भाषा है उनको शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। किसके जरिए से? व्याकरण के जरिए से। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि व्याकरण हमारे लिए क्यों उपयोगी होता है। आइए आगे देखते हैं कि व्याकरण शब्द की रचना किस प्रकार हुई है। ठीक, कि व्याकरण शब्द की रचना किस प्रकार हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी धन आंग धन क्री धन ल्युट, अर्थात बी और अंग उपसर्ग क्री धातु में लगने से और उसके साथ में ल्युट प्रत्यय के योग से क्या बना है? हमारा व्याकरण बना है। क्या बना है? व्याकरण बना है। ठीक है, किससे बना है? बी और अंग क्या है? उपसर्ग है। ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। कौन कौन से है? वी है और अंग है। ये दोनों क्या है भाई? उपसर्ग है। ठीक, ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? क्री हमारी क्या है? धातु है। क्या है? क्री धातु है। और ल्यूट क्या है? ल्यूट जो है हमारा है वो क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि जो व्याकरण की रचना किस प्रकार हुई है। तो व्याकरण की रचना हुई है बी और अंग उपसर्ग से और क्री प्रत्यय से और क्री धातु में लुट प्रत्यय के योग से। ठीक, कैसे हुई है? वी और अंग उपसर्ग से और क्री धातु में लुट प्रत्यय के योग से। तो अर्थात वी धन आंग धन क्री धन ल्युट प्रत्यय के योग से क्या बना है? हमारा व्याकरण बना है। क्या बना है? व्याकरण बना है। फिर उसके बाद क्या है? आइए देखते हैं कि व्याकरण की परिभाषा किस प्रकार दी गई है। तो सर्वप्रथम जो है पतंजलि द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा क्या की गई है? एक परिभाषा दी गई है। वो क्या है? उन्होंने कहा है कि व्याक्रियन्ते, क्या कहा है? व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। क्या कहा है? व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। ठीक है, अर्थात
कि जिसके माध्यम से शब्दों, भाषा एवं वाक्यों की क्या, कि जिसके माध्यम से शब्दों, भाषा एवं वाक्यों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वह क्या है, व्याकरण है। तो कैसे है कि जिसके माध्यम से शब्दों, भाषा एवं वाक्यों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, वो क्या है, व्याकरण है। क्या है, व्याकरण है। तो आई होप पातंजलि की जो परिभाषा है वो भी आपके समझ में आ गई होगी। और व्याकरण जो है वो दो रूप से होते हैं। कौन कौन से, एक पद शास्त्र होता है, सॉरी एक शब्द शास्त्र होता है, एक पद शास्त्र होता है। ठीक है, देखिए शब्द शास्त्र क्या होता है, इसे शब्द शास्त्र क्यों माना गया है, क्योंकि इस जो शब्दों में शुद्धता उत्पन्न की जाती है वो व्याकरण के द्वारा उत्पन्न होती है। किसमें, जो शब्दों में शुद्धता लाई जाती है, क्या लाई जाती है, शुद्धता लाई जाती है, तो किसके द्वारा लाई जाती है, व्याकरण के माध्यम से लाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शब्द शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे शब्द शास्त्र कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शब्द शास्त्र कहा जाता है। ठीक, किस लिए शब्द शास्त्र कहा जाता है, कि शब्दों में शुद्धता लाने के लिए इसे शब्द शास्त्र कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, पद शास्त्र। और इसी प्रकार जो पदों को संयोजित रूप से लिखने, पदों को क्या करना है, पदों को संयोजित रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने में, किसमें, बोलने में जो व्याकरण का प्रयोग होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे पद शास्त्र कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण को शब्द शास्त्र और पद शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद व्याकरण के कितने भाग हैं, तो व्याकरण के विभाग क्या हैं, वर्ण विचार है, क्या है, वर्ण विचार है, पद विचार है, वाक्य विचार है, चिन्ह विचार है और छंद विचार है। ये 5 तत्व क्या हैं, व्याकरण के मुख्य भाग हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया है। क्या क्या, कि वर्ण विचार में जो व्याकरण की भूमिका होती है, पद विचार में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, वाक्य विचार में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, चिन्ह विचार में व्याकरण की क्या भूमिका होती है और छंद विचार में क्या व्याकरण की भूमिका होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम अब इसके आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह हमारे व्याकरण की बेसिक जानकारी हो गई। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम व्याकरण के कुछ संबंधित चैप्टर पढ़ने से पहले हम व्याकरण के अंतर्गत एक भाषा जो होती है, आइए उसके बारे में कुछ पहले जान लेते हैं, फिर व्याकरण के अन्य चीज़ों को विस्तार रूप से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भाषा, देखिए कोई भी व्यक्ति को किसी के पास अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उसके पास मुख्य रूप से पहले क्या होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। तब तो वो अपने विचारों को पूर्ण रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकता है या बता सकता है। तो इसीलिए आज हम पहले भाषा को पढ़ लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ पहले भाषा क्या होती है। तो पहले हम भाषा की क्या करेंगे, व्युत्पत्ति देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि भाषा शब्द देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है और भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से
योग, प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या कह रहा है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना चाहिए, भास धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है। कि किसके योग से बना है? आ प्रत्यय के, किसमें? भास धातु में लग जाने के कारण। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोलना। क्या कहते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना। ठीक है, ये सारी चीज होती है। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भास धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, लिखना और पढ़ना आदि। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। आगे देखते हैं भाषा की परिभाषा। क्या देखेंगे? भाषा की परिभाषा। आगे देखेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा क्या होती है कि वाणी के जिस माध्यम से, वाणी के जिस माध्यम से, वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति पर क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है? अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है तथा दूसरे विचारों व्यक्ति के प्रकट करता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करता है। क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करता है। ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाणी, या कहें तो वाणी या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? वाणी के जिस माध्यम से, ठीक है, वाणी के जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति पर प्रकट करता है तथा दूसरे व्यक्ति के विचारों को ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? वाणी या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाणी या भाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा उसे क्या कहते हैं? वाणी और भाषा। ठीक है, आप जानते हैं कि हम जब अपनी बात को किसी सामने वाले व्यक्ति के पास प्रकट करते, व्यक्त करते हैं, उसको बताते हैं, तो वो जो वाणी हमारे द्वारा निकाली जाती है वो किसी न किसी भाषा के रूप में ही निकलती है। तो जो हमारे द्वारा बोली गई भाषा या जो बोली गई वाक्य है, जो बोले गए शब्द हैं, वो एक भाषा के रूप में निकलता है। तो आज लोग समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं कि वाणी के जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के पर प्रकट करते हैं, तो वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। या दूसरे व्यक्ति की जो वाणी से निकलने वाली वाक्य शब्द हैं, उनको हम जब ग्रहण करते हैं तो वो क्या है? किसके माध्यम से? एक भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों को हमारे तक क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, अब
देखिए, आपने देखा होगा आज के युग में डिजिटल है, मोबाइल तौर तरीके हैं। मोबाइल में जब हम बात करते हैं तो हमारे जब कभी कभी ये होता है, जब फ़ोन बिजी बताता है तो वहाँ पे दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो क्षेत्रीय भाषाओं का, जिस क्षेत्र में हैं आप वहाँ के नेटवर्किंग से, अगर आप यूपी के हैं तो आपको यूपी की भाषा में या खड़ी बोली की भाषा में आपके प्रयोग करके बताया जाएगा कि कृपया आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर दूसरे नंबर पर व्यस्त है या बिजी या स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। और उसके बाद फिर एक जनरल भाषा जो होती है जिसके वो आज हमारे भारत में प्रचलित है, हर राज्यों में उससे एक दूसरे से संपर्क बनाने में किया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि भाषा के रूप क्या है। फिर अगला क्या है, भाषा के रूप क्या है। भाषा के रूप, तो देखिए भाषा के दो रूप, मुख्य रूप से भाषा के कितने रूप है, दो रूप है। एक मौखिक भाषा है, दूसरी लिखित भाषा है। तो क्या है, एक मौखिक भाषा है, दूसरी लिखित भाषा है। तो जो पहली भाषा है वो क्या है, मौखिक है। क्या है, मौखिक भाषा है। कैसी भाषा है, मौखिक भाषा है। और जो दूसरी भाषा है वो है क्या है, लिखित भाषा है। दूसरी जो है वो लिखित भाषा है। ठीक है, कैसी भाषा है वो, लिखित भाषा है। देखिए मौखिक भाषा जो अभी हमने यहाँ ऊपर परिभाषा में देखा कि वो क्या होता है कि वाणी के जिस माध्यम से व्यक्ति अपने भाषाओं को प्रकट करता है उससे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा होती है जो मुख के द्वारा वो वाणी को बोलकर दूसरे के प्रति पहुंचाना या दूसरे को प्रकट करना, क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। जब हम फोन कॉल्स पे बात करते हैं तो वो हमारी कैसी भाषा है, वो मौखिक भाषा है। लिखित भाषा क्या होती है, लिखित भाषा होती है वो भाषा जो एक पत्र पत्रिकाओं या के माध्यम से हम अपनी भाषा को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। जैसे मोबाइल में हम मैसेज के द्वारा अपनी संवेदनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या होती है, एक प्रकार के मैसेज के द्वारा जब हम पहुंचाते हैं तो वो क्या होती है, लिखित होती है। ठीक है, जो एसएमएस द्वारा भेजी जाती है वो क्या होती है, लिखित होती है। और जो फोन कॉल्स द्वारा हम मुंह से बात करके, अपने मुखों द्वारा बात करके कहते हैं तो वो क्या होती है, मौखिक होती है। तो एक चीज़ और इसमें है कि जो मौखिक होती है वो अस्थायी होती है। जो मौखिक होती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, और जो लिखित होती है वो स्थायी होती है। क्या होती है, वो स्थायी होती है। मौखिक अस्थायी वो कैसे होती है, देखिए जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहेंगे उस क्षेत्र के हिसाब से अपनी भाषा या बोली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है, अस्थायी होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम आज यूपी में हैं, यूपी के बाद अगर हम तमिल में जाएंगे और मान लेते हैं हम पंजाब में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, किसी भी दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो हम वहाँ की स्टेट की अगर हमें भाषा नहीं समझ में आ रही है तो हम जो बोलचाल की भाषा है अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे। तो वो अंग्रेजी क्या होगा, देखिए हम यहाँ पे हैं तो हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हम वहाँ पर बोलचाल की भाषा या अर्थात अंग्रेजी की प्रयोग करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, वो मौखिक हो जाएगी और अस्थायी हो जाएगी। वो देखिए जैसे गाँव में हम देखिए हम प्रयागराज से हैं, जब हम गाँव में आएंगे तो गांव में हम अपने यहाँ अवधी का जो ग्रामीण भाषा है उसका प्रयोग करेंगे। जब हम सिटी में चले जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे, तो हम उसी भाषा को क्या करेंगे, वहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गई, जो मौखिक भाषा हो गई वो क्या हो गई, अस्थायी हो गई। लिखित भाषा हो गई, अगर हमने ये अस्थायी क्योंकि अगर हमने जो पत्रों में लिख दिया, अगर मान लेते हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास अगर किसी के शादी का कार्ड आता है तो उसमें लिखा होता है शुरू में ही वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो अर्थात अगर वो संस्कृत में लिखा है, गांव वाला उसको संस्कृत में बढ़िया से टाइपिंग करवा के अगर सिटी में भेजेगा तो वो संस्कृत से उर्दू में या अंग्रेजी में नहीं हो जाएगा, वो किसी में रहेगा तो वो संस्कृत में ही रहेगा। इसलिए क्या है, अस्थायी है। आई होप समझ में आ गया होगा कि लिखित भाषा क्या है, अस्थायी। जिस भाषा में हम किसी रचना को रचेंगे वो उसी भाषा में रहेगी जब तक किसी के द्वारा उसमें अनुवाद नहीं कराया जाएगा। ठीक है,
तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि लिखित भाषा अस्थायी भाषा कैसे होती है, मौखिक भाषा अस्थायी भाषा कैसे होती है और लिखित भाषा स्थायी भाषा कैसे होती है। तो आइए इसके आगे पढ़ते हैं। आइए इसके आगे पढ़ते हैं कि भाषा के भेद कितने हैं। तो भाषा के जो है देखिए कोई सीमित भेद नहीं है। भाषा के देखें तो बहुत भेद है, ठीक है, अनन्य ढेर सारे हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं भाषा का पहला भेद जो होता है वो होती है मातृभाषा। पहले हम इसका बिंदु वार देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली क्या है, मातृभाषा हो गई। दूसरी क्या हो गई, राष्ट्रभाषा हो गई। दूसरी क्या हो गई, राष्ट्रभाषा। दूसरी क्या है, राष्ट्रभाषा है। तीसरी क्या है, राज्यभाषा है। दूसरी राष्ट्रभाषा हो गई। तीसरी जो है, तीसरी राज्यभाषा होगी। कौन सी भाषा, राजभाषा, ठीक है। चौथी प्रचलित भाषा। चौथी क्या है, प्रचलित भाषा है। तो चौथी क्या है, प्रचलित भाषा है। चौथी क्या है, प्रचलित भाषा है। और पांचवी मृत भाषा है। पांचवी क्या है, मृत भाषा है। पांचवी मृत भाषा है। कैसी भाषा है, मृत भाषा है। और छठवीं क्या है, कूट भाषा है। छठवीं क्या है, कूट भाषा है, ठीक है। और सातवीं क्या है, तो सातवीं आधार भाषा है। सातवीं कैसी भाषा है, आधार भाषा है। सातवीं कैसी है, आधार भाषा है। और आठवीं क्या है, अध्यय भाषा है। आठवीं कैसी भाषा है, अध्यय भाषा है। और नौवीं कैसी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। तो नौवीं कैसी है, नौवीं कैसी है, सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा कैसी भाषा है, सांकेतिक भाषा है। और 10वीं कैसी भाषा है, स्थानीय भाषा है। तो 10वीं कैसी है, स्थानीय भाषा है, ठीक है। 11वीं कैसी है, विभाषा है। 11वीं क्या है, विभाषा है, विभाषा। और 12वीं कैसी है, उपभाषा है। 12वीं कैसी है, उपभाषा है। इससे बहुत है, आदि है बहुत, ठीक है। देखिए पहले क्या है, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा। इन तीनों को तो हम बाकायदे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और प्रचलित भाषा, ठीक है। मृत भाषा, फिर कूट भाषा, फिर आधार भाषा, फिर अध्यय भाषा, फिर सांकेतिक भाषा, फिर स्थानीय भाषा, विभाषा और उपभाषा है। तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस क्लास की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें बस इसमें से 4 ही 5 जरूरत है। जैसे मातृभाषा हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, राज्यभाषा क्या है, प्रचलित भाषा क्या है, मृत भाषा, कूट भाषा और सांकेतिक भाषा। कभी कभी मान लेते हैं स्थानीय भाषा, ठीक है। तो इनको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मातृभाषा। तो आइए पहले देखते हैं मातृभाषा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मातृभाषा। तो देखते हैं कि इसमें क्या है कि बच्चा क्या, जब बालक क्या करता है, जन्म लेता है। जब बालक जहाँ पर जिस स्थान पर जन्म लेता है तो जो
स्थान की वहाँ स्थानीय भाषा होती है, जब बच्चा उसका प्रयोग करता है तो उसके लिए वो क्या हो जाता है, उसकी मातृभाषा हो जाती है। क्या हो जाती है, तो मातृभाषा हो जाती है। तो आइए लिखते हैं, देखते हैं कि बच्चा जन्म लेने के उपरांत, बच्चा जन्म लेने के उपरांत सबसे पहले अपने माता पिता परिवार समाज से जिस भाषा को ग्रहण या सीखता है, ग्रहण करता है या सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि बच्चा क्या करता है, बालक क्या करता है। बच्चा जन्म लेने के उपरांत बाद में सबसे पहले अपने माता पिता परिवार समाज से जिस भाषा को वो क्या करता है, ग्रहण करता है या सीखता है, तो उसके लिए वो क्या हो जाती है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। उसके लिए वो मातृभाषा हो जाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि बच्चा जब क्या करता है, कोई बालक जहाँ पर जन्म लेगा उस स्थान में जो उसके माता पिता हैं या उसके परिवार हैं या उसके आसपास के जो सामाजिक लोग हैं, उनके द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा को वो सीखता है अर्थात ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और इसी भाषा का देखिए, इसी भाषा का बच्चा अपने मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास के लिए भी प्रयोग करता है। ठीक है, इसी भाषा से वो सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। तो ये कौन सी भाषा से, मातृभाषा से। फिर है राष्ट्रभाषा। अगला क्या है, राष्ट्रभाषा। अगला क्या है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा है जिस भाषा को किसी राष्ट्र में अधिक लोगों या जन द्वारा जिस भाषा को किसी राष्ट्र में अधिक लोगों अधिक लोगों या अधिकांश, यहाँ लिख दो अधिकांश। क्या कि अधिकांश लोगों या जन द्वारा क्या होती है, बोली या समझी जाती है। क्या की जाती है, समझी जाती है। बोली और समझी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा। ठीक है, देखिए क्या कहा है कि जिस भाषा को
किसी राष्ट्र में या किसी देश में अधिकांश लोगों या अधिक जन द्वारा बोली जाए या समझी जाए, क्या की जाती है, बोली जाती है या समझी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया, जिससे हम यूपी में हैं, यूपी के बाद अगर आंध्र प्रदेश में जाएंगे, तमिल में जाएंगे, तो सर्वाधिक अगर मान लेते हैं, तो देखिए हम आप ऐसे व्यक्ति हैं कि हमारे जो भारत की राज्यों की बोली हैं, हम हर बोलियों को बखूबी से नहीं समझते ना पढ़ जानते हैं। तो इसलिए जो हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा क्या है, अंग्रेजी है, जो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में सहायता देती है। तो हम क्या करते हैं, जिस भाषा का प्रयोग, इसमें लिखा है कि राष्ट्र में सर्वाधिक क्या की जाती है, बोली या समझी जाती है। तो जब हम इस राज्य से अगले दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ जिस भाषा का प्रयोग करेंगे हम, और उस भाषा को उस व्यक्ति क्या करता है, समझता है। जैसे हमारे विधानसभा में, लोकसभा में सर्वाधिक किसका प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी का। किसका प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी का। तो अधिकांश लोग उसको क्या करते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। इसीलिए है तो नहीं, देखिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा संविधान में ऐसे नहीं है कि किस संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात सर्वप्रथम पहले कहा था महात्मा गांधी जी द्वारा कि हिंदी को जो भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन उसमें काफ़ी अड़चने आई। तो चलिए ठीक है, वो बाद की बात है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं कि जो जिस राष्ट्र में सर्वाधिक जो बोली और समझी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि अगली क्लास आपके अगले सर अमित सर की है, इसलिए टाइम का पाबंद है, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास हम आपको अगले नेक्स्ट समय में पढ़ाएंगे, पर ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी। अगर किसी प्रकार से इस क्लास से हमें कोई सुधारने का मौका मिलेगा तो अगली वाली क्लास में हम इससे भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे गौतम स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।